मेजरमेंट ऑफ मोमेंट और फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल्स देख लिया था इक्विलिब्रियम का और मोमेंट ऑफ फोर्स का, याद है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लिए थे और ये भी फाइंड आउट कर लिए थे कि क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये सब भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश करने के लिए चलिए एक एग्जांपल बना लीजिए आप लोग तुरंत। क्वेश्चन, यहाँ पे हिंज है, क्या है यहाँ पे? हिंज है। ये जो है 2 मीटर दूर पे है, ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये और 2 मीटर ले लीजिए, इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, यस और नो? इस पे जो है लेट अस से 3 मीटर पे 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्लियर है क्या? और ये एक और 3 मीटर पे कितना फोर्स होना चाहिए जिससे कि मोमेंट अबाउट हिंज 0 हो जाए? एफ कितना होना चाहिए जिससे इक्विलिब्रियम रहे? चलिए बनाइए, कितना? एक आंसर आया है जो कि है 15 न्यूटन, जो कि महा गलत है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोमेंट निकालना है अभी। क्लियर है क्या? यस और नो? ये 10 न्यूटन के कारण इस डायरेक्शन में मोमेंट हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, दैट इज 20 न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या? एंटी क्लॉकवाइज इसके कारण हो जाएगा 20 इंटू 2 प्लस 2 4 विच इज 80 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। इसके कारण हो जाएगा 15 इंटू 3 विच इज 45 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, और इसके कारण हो जाएगा F इंटू 6 मीटर्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, so therefore 100 न्यूटन मीटर which is anti-clockwise should be equal to clockwise moment which is equal to 45 Newton meter plus F into 6. So F becomes F into 6 meters. F becomes 100 minus 45 is 55 Newton meter divided by 6 meters, which is 55 by 6 newtons. क्लियर है क्या? यस और नो? अरे समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट इट वाज जस्ट टू रिफ्रेश आवर मेमोरीज एंड लेट अस गो अहेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी. The moment of force or torque is equal to the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation. इसका क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये हिंज है, ठीक है, और ये एक रूलर है या फिर रॉड है। क्लियर है क्या? अब जो है इस पे फोर्स आप लगा रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, तो ये रोटेट करेगा क्या? रोटेट करेगा? दिस फोर्स इज विल नॉट कॉज रोटेशन, यस और नो? क्लियर है क्या? यस और नो? दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी रोटेशन, यस और नो एवरीवन? है ना?
लेकिन अगर ऐसे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, दिस फोर्स इज गोइंग टू कॉज रोटेशन. यस और नो? यस और नो? क्योंकि जो है फोर्स का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, है ना, वेक्टर, ये जो है ये मोमेंट कॉज करेगा या फिर टॉर्क कॉज करेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो अब क्या बोल रहा है ना, ये बुक क्या बोल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहां है, ऐसा कुछ है, ठीक है, और हम लोग जो है फोर्स कुछ ऐसा लगा रहे हैं F. समझ में आ रहा है? सर नो? तो बोल रहा है कि F का इधर और इधर ये दो कंपोनेंट है, ये F1 और ये F2. दिस F2 इज गोइंग टू कॉज टॉर्क. यस और नो? और इससे टॉर्क कॉज नहीं होगा. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. In figure 1.3, the line of action of force F is shown where the dotted line FP and the perpendicular drawn from the pivoted point O on the line of action of force is OP. Therefore, moment of force about the axis passing through the point O is the force into perpendicular distance of force from the point O, that is OF into OP. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े? पढ़ लेंगे. लेट अस से कि ये एक बॉडी है और ये बॉडी यहां पे हिंज्ड है. क्लियर है क्या? ठीक है. यहां पे क्या है? ये बॉडी हिंज्ड है. यस और नो? यस और नो? और लेट अस से कि मैंने फोर्स जो है कुछ ऐसा अप्लाई किया है इस पे. क्लियर है क्या? तो पता है ये फोर्स है ना, हम लोग करते थे ना, F इंटू डिस्टेंस D करते थे तो निकलता था ना टॉर्क. यस और नो? है ना. अब ये डिस्टेंस जो है कौन सा रहेगा पता है? ये फोर्स ऐसे लग रहा है. यस और नो? यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा, ये है अगर x, तो फिर मोमेंट हो जाएगा F इंटू एक्स. आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. तो ये जो फोर्स लग रहा है along the line, this is called the line of action of force. क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. और ये हो गया हिंज, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गया x. यस और नो? ठीक है. तो F इंटू एक्स ये हो गया मोमेंट. ठीक है, या फिर टॉर्क. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ, दैट इज F इंटू OP. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, हम लोग बोल रहे थे ना कि ये वाला फोर्स जो है कोई सा भी टॉर्क कॉज नहीं करेगा. देखिए ध्यान से, ये ऐसा है. यस और नो? है ना. फोर्स ऐसे लग रहा है. क्लियर है क्या? कैसा लग रहा है फोर्स? इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. यस और नो? क्लियर है क्या? अरे यस और नो? ये हिंज से ही पास कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से तो 0 हो गया ना. यस और नो? क्लियर है क्या? जैसे कि हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, यहाँ पे हिंज है और ये एक रॉड है, और अगर फोर्स ऐसा लग रहा है F, तो ये कॉज नहीं करेगा टॉर्क. समझ में आ रहा है? यस और नो? क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये लाइन ऑफ एक्शन हिंज से ही पास कर रहा है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज टू द लाइन ऑफ द एक्शन
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 0 हो गया इस केस में, इस केस में भी 0 है r और इस केस में भी r 0 है, तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस। क्लियर है क्या ऐसा? नो? ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम turning effect on the body of the given force, the force is applied on the body at a given point for which the perpendicular distance of the line of action of the force from which the axis of rotation is maximum, so that the given force may provide the maximum torque to turn the body। ठीक है, तो इसीलिए अगर लेट अस से कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, ये एक रॉड है ऐसा रखा हुआ, यहाँ पे हिंज है, क्लियर है क्या, और ये क्या है, रॉड है, तो इसमें अगर हमको टॉर्क लगाना है तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे लगेगा, अगर हम लोग F को यहाँ पे परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो लगेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट है। अगर मानिए कि यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये जो R1 होगा, R1 इज लेस देन R ना। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? यूनिट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है जल्दी, न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये न्यूटन मीटर। ठीक है, द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन इनटू सेंटीमीटर। डाइन क्या हो गया, CGS unit of force, ठीक है, but if force is measured in gravitational unit, then the unit of moment of force in SI unit is kgf into meter, and in CGS system the unit is gf into centimeter. These units are related as follows, ठीक है, 1 Newton meter, 1 kgf meter and so on and so forth। ठीक है, तो अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, तो अगर ध्यान से देखिए 1 न्यूटन मीटर क्या होगा, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है पता है क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को एक्सप्रेस कीजिए 1000 ग्राम्स में, मीटर को एक्सप्रेस कीजिए 100 सेंटीमीटर में, और ये तो पर सेकेंड स्क्वायर रह ही गया, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स इंटू 100 सेंटीमीटर per second square, which is equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square। yes or no, yes or no? तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन हो गया। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन में हो जाएगा 10 to the power 5 डाइन, और मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। दिख रहा है क्या, यस और नो? कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, आगे समझ में? फिर है 1 kgf मीटर, 1 kgf मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 kg इंटू एफ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, विच इज इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, 9.8 न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या? एंड 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 gram, and this is how much, okay, CGS में बोल रहा है करने के लिए, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 9.8, ये मीटर है ना, तो इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया डाइन, so this is 980 डाइन सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है, यस और नो?